हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉइंट है या जो चैप्टर है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पीटी में 4 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 8 मार्क्स का प्रश्न आएगा पीटी में। इसके अलावे मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर भी आपको इससे संबंधित सवाल बन जाएंगे। यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसी से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, प्रशासन शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। प्रशासन का मतलब यही होता है। हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट ही होता है ना, एडमिनिस्टर ही होता है, प्रबंधन ही होता है। आगे देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है उसका उपयोग जो था सर्वप्रथम 1745 ईस्वी में विंसेंट डी गौर के द्वारा किया गया था। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का जो ब्यूरो शब्द है उससे बना हुआ है। अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी जो था वो कहाँ से आया है? तो फ्रेंच भाषा के ब्यूरो शब्द से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? लिखने की मेज अथवा डेस्क। इसी कारण से नौकरशाही को क्या कहा जाता है? अफसरों की सरकार। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये मेंस में स्पेशल टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करना है तो वहां पर आप इसका डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। फाइनर ने नौकरशाही को डेस्क सरकार कहा है, ठीक है, क्योंकि डेस्क पे बैठ करके ही सरकार का नियंत्रण या चलाया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार जिस तरह तानाशाही का अर्थ तानाशाह होता है, माने डिक्टेटर होता है, प्रजातंत्र मतलब जनता का शासन होता है, डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो का शासन होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। प्रशासन में लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म का नाम सुने होंगे, जिसका मतलब क्या होता है? विलंबकारी प्रशासनिक प्रक्रिया। रेड टेपिज्म का मतलब होता है ना कि आप गए अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी ऑफिस में और आपको 4 दिन से दौड़ा रहा है, वही होता है विलंबकारी प्रशासनिक प्रक्रिया। या आपको बोल रहा है कि भैया आपका ये नहीं है और आपका वो नहीं है, और इस चक्कर में आपको 4 दिन दौड़ाएगा और 4 दिन के बाद उसके बाद आपको काम बनाएगा। इसी को कहा जाता है विलंबकारी प्रशासनिक प्रक्रिया। लोग इसी से बचने के लिए क्या करता है? इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैं वहां इसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर मैटर बड़ा हो जाएगा। मैक्स वेबर, इनका नाम सुने होंगे, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था। मैक्स वेबर का नाम जरूर याद रखिएगा, एकदम आएगा ही आएगा, मेंस में भी आएगा और पीटी में भी आएगा। मैक्स वेबर का नौकरशाही से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। मैक्स वेबर जो थे वो 1920 ईस्वी में अपना एक पुस्तक को छापे थे या छपवाए थे, जिसमें क्या था? उनका कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। इसमें नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस मेंस में आते रहते हैं, ठीक है, आदर्श प्रकार क्या है। और मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही को स्पष्ट करने के लिए परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता माने गौरवपूर्ण सत्ता और विविध यानी कानूनी सत्ता, इसको 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। एमएफ मार्क्स जो है वो नौकरशाही की 4 रूपों की चर्चा किए हैं। एक है अभिभावक नौकरशाही। देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट है, फिर है पैट्रोनेज संरक्षक नौकरशाही भी है, और योग्यता नौकरशाही। यहाँ पर ना ये ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन जब पूछेगा ना मेंस में तो वहां पर भी आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं जब मेंस पढ़ाऊंगा तो वहां तो बताऊंगा ही, अभी आपको इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को टैकल करने का मैं प्रॉपर जो आइडिया है वो मैं दे देता हूँ। एमएक्स मार्क्स एफएम मार्क्स जो हैं वो नौकरशाही के 4 रूपों की चर्चा किए हैं, और ये चारों टाइप्स को याद रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक्सप्लेनेशन किया जाए। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही कास्ट से संबंधित है, और पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षक, ठीक है, और एक है मेरिट के आधार पर। जैसे हम लोग का जो सिलेक्शन होता है वो हम लोग का मेरिट पर होता है, तो हम लोग जो है वो योग्यता नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे आते हैं संरक्षक नौकरशाही, जिसको कहते हैं पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। इसका दूसरा नाम क्या है? लूट प्रणाली, जिसका जन्म भूमि कहाँ है? यूएसए में। यानी कि संरक्षक नौकरशाही का जो मेन शब्द है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो लूट प्रणाली में, और इसका जो उद्भव है वो यूएसए से हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 14, ठीक है, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक 16 अनुच्छेद है, ठीक है, उसमें यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग ब्यूरोक्रेसी पढ़ रहे हैं। तो हमारा पार्ट संविधान का 14 और आर्टिकल 308 टू 328 16 अनुच्छेद है टोटल, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक संघ लोक सेवा आयोग, और अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग, है ना।
तो यहाँ पे सीधा 308 से लेकर 323 तक चला गया है यहाँ पर, जबकि अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या कि यूपीएससी 308 से 14 और 315 से 323 स्टेट पीसीएस, है ना। आगे देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 का ए भी जोड़ा गया है। भाग 14 में 14 ए जोड़ा गया, क्या है उसमें 323 ए से लेकर के 323 बी 2 अनुच्छेद हैं, प्रशासनिक अदालतों मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से संबंधित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, संसद के एक्ट के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रशासनिक अदालतों का संघीय, राज्य और स्थानीय कर्मचारियों के विवादों का समाधान और शिकायतों की सुनवाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में 3 प्रकार के लोक सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है या बताया जाता है, जिसको कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। फॉरेन सर्विस नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं आता है अखिल भारतीय सेवाएं में, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अखिल भारतीय सेवाओं में जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो नहीं आता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 ही आते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संसद का जो संविधान का अनुच्छेद 312 के अनुच्छेद के तहत एक्ट बनाया गया है, जिसमें से अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। 312 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस से संबंधित है। ये प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं यही हैं, आईएएस, आईपीएस। 1963 में संसद द्वारा 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है, ठीक है। कौन कौन अन्य है, तो एक है अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, ये भी इसी में आता है, ठीक है, भारतीय सेवाओं में। इसके अलावा भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा, ये भी आता है अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत। बस इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस नहीं आता है इसमें, याद रखिएगा, फॉरेस्ट आता है, फॉरेन नहीं आता है। आगे देखते हैं भारतीय प्रशासन की विशेषताएं। भारतीय प्रशासन की विशेषताओं में क्या देखना है आपको, नौकरशाही लाल फीताशाही का पर्याय बनती जा रही है। तो नौकरशाही में क्या हो रहा है, रेड टेपिज्म का बहुत ज़्यादा पर्याय बन चुके हैं। कोई भी काम करने दो तो आपको एक दिन में तुरंत नहीं होगा, आसानी से होने वाला काम को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। तो यही कहलाता है नौकरशाही में लाल फीताशाही, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म का आ जाना। इससे क्या होता है, प्रशासनिक अकुशलता को जन्म देती है ना। इससे नागरिकों को क्या होती है, परेशानी होती है, अनावश्यक विलंब होता है ना। आईसीएस उत्तराधिकारी सेवा है, और ध्यान रखिएगा इसमें कि स्वतंत्र भारत में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का स्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा ने ले ली। पहले नाम इसका क्या था, आईएएस का आईसीएस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। और पहले आईसीएस कौन हुए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोई टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बता देता हूं मैं नाम। आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सामान्यज्ञ कहा जाता है, और यह विशेषज्ञ नहीं होते। देखिए जब आप मेंस में जाइएगा तो वहाँ पे सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ वाला आएगा आप सवाल, है ना, कि सामान्यज्ञ किसको कहते हैं और विशेषज्ञ किसे कहते हैं। तो आईएएस का कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन विशेषज्ञ जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का स्पेसिफिक है कि मेडिसिन में है, कि आपका जो ऑपरेशन करता है सर्जरी में है ना, उसमें सिर्फ स्पेसिफिकेशन इंजीनियरिंग में है। लेकिन जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं वो सब सेक्टर के होते हैं जानकार, इसीलिए उनको सामान्यज्ञ कहा जाता है, ये विशेषज्ञ नहीं होते। और आए दिन आपको सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के बीच में भिड़ंत देखने को जरूर मिलेगी। ये सवाल बनता भी है मेंस में, इसलिए ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस भारत का प्रशासनिक संरचना का मूल ढांचा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का संरचना कैसा है, अपिरामिडीय है। आईएएस जो पदावधि है वो पदावधि प्रणाली अपनाई गई है। संघ और राज्यों में साझी सेवा है, ठीक है। भारत सरकार ने नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने में लोक सेवकों के स्वयं को पुनः समर्पित करने एवं लोक सेवा कार्य को उत्कृष्टता हेतु सिविल सेवकों के लिए समारोह के तौर पर 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे मनाया जाता है ना, अवेयरनेस फैलाने के लिए 21 अप्रैल को। और ये पहली बार कब शुरू किया गया था, तो 21 अप्रैल 2016 ईस्वी से, है ना। लाल बहादुर शास्त्री नाम सुने होंगे, लबासना, जिसका हर स्टूडेंट का एक तो ड्रीम कह सकते हैं रहता ही है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसूरी उत्तराखंड में है, ब्यूटीफुल प्लेस और ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। तो
ये कहाँ है? मसूरी उत्तराखंड में। भारत में जिलाधीश का जो पद है, जिलाधीश का मतलब होता है डीसी या डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सर्वप्रथम 1772 में वारेन हेस्टिंग के काल में लाया गया था। यह सवाल भी बनता है, मेंस में वाला में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फ्रेडरिक रिक्स नाम याद रखिएगा। प्रशासन के परिवेश को 3 वर्गों में विभाजित किए थे। एक को कहते हैं अविकसित, एक को कहते हैं विकासशील और एक को कहते हैं विकसित। इसको कैसे बांटा है? तो फ्यूज्ड, दूसरा प्रिज्मेटिक और तीसरा जो रिफ्रैक्टिव। तो फ्रेडरिक रिक्स जो है वो प्रशासन के परिवेश को 3 पार्ट में बांट करके और विभाजन किए हैं। एक को कहते हैं फ्यूज्ड, दूसरा को कहते हैं प्रिज्मेटिक और तीसरा को कहते हैं रिफ्रैक्टिव, है ना। प्रशासन सुधार हेतु कुछ समितियां भी बनाई गई थी, उसको आप एक बार जरूर देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिसको कमेटी जिसको कहते हैं। तो एन गोपालास्वामी अयंगर 1949 में बना था, है ना। और इनका सुझाव क्या था? तो मुख्यालय संगठनों हेतु पुनर्गठन योजना। फिर है एडी गोखाला जो है 1950-51 में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु लोक प्रशासन की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। पॉल बी एपल्बी, ये याद रखिएगा, ये आपको बार बार आएंगे। 1952 में इनके द्वारा ये किया गया था कमेटी का गठन, भारतीय प्रशासन सर्वेक्षण हेतु। एम रामास्वामी मुदलियार, ये भी याद रखिएगा, पब्लिक सेवा में भर्ती और योग्यता को बताए थे, 1956 में गठित की गई थी। के सन्यानम जो है इनका जो गठन किया गया था कमेटी का, वो 1964 में भारत व राज्य प्रशासनिक सेवाओं की समस्याओं से संबंधित है। मोरारजी देसाई के हनुमंथा, ये दोनों याद रखिएगा, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपीएससी देंगे तो वहाँ पर एक इथिक्स पेपर होता है और उस इथिक्स पेपर में आप ARC रिपोर्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन आपको करना पड़ता है कि क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, क्या बताई गई है। ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, तो पहला जो ARC था ना, फर्स्ट ARC, वो 1966 से लेकर के 1970 में गठित की गई थी मोरारजी देसाई और के हनुमंथा के अध्यक्षता में, याद रखिएगा। आगे आते हैं डीसी कोठारी, याद रखिएगा। आपको अगर पता हो तो डीसी कोठारी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना या फिर गूगल जरूर करना, ठीक है। डीसी कोठारी 1976 में कमेटी का गठन किया गया था। इसमें क्या बताया गया था कि भारतीय उच्च सिविल सर्विस में परीक्षा और भर्ती संबंधी नीतियां और उसका विधि क्या होगा। धर्मवीर कमेटी है ना, ये 1979 में 1979 में इसका गठन किया गया था। भारतीय पुलिस आयोग का गठन इसमें किया गया था, बताया गया था। सतीश चंद्रा का जो कमेटी था वो 1989 में आया था। सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा के लिए बनाया गया था। NN वोरा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1997 में। तो राजनीतिज्ञों व में अपराधियों से संबंधित, ये भी याद रखिएगा। फिर है पीसी जैन प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा है, तो 1998 में कमेटी गठित की गई थी। पीसी होता सिविल सेवा में सुधार हेतु 2002-2004 में। उसके बाद वीरप्पा मोइली, ये याद रखिएगा, 2005 से लेकर 2009 तक ये दिए थे। वीरप्पा मोइली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित हैं, ठीक है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के ये अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। आगे आते हैं, अब आगे देखते हैं प्रशासन के संबंध में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन कुछ हैं। डिमॉक, याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट मार रहा हूँ, सीधा सवाल बनेगा, यहाँ से सीधा सवाल बनेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप हल्के में मत लीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि जिस तरह का स्टेटमेंट यहाँ दिया जा रहा है ना, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, यह जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया, कौन से विद्वान बताए थे, याद रखिएगा। तो कौन बताए थे? डिमॉक क्या बताए थे? प्रशासन का संबंध जो है सरकार के क्या और कैसे से है। इसके अलावा देखते हैं हार्वे वॉकर जो हैं वो क्या बताए थे? सरकार विधि कानून को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे ही प्रशासन कहते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? हार्वे वॉकर का। पर स्टेटमेंट दे देगा, सीधा सवाल का पूछ देगा, इनमें से कौन विद्वान का स्टेटमेंट ये है। दूसरी बात, अगर आपको प्रशासन का क्वेश्चन आंसर करना है तो वहां पर इस टर्म्स को यूज करके कि कौन स्कॉलर थे और क्या बोले थे, इसको आप यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, हार्वे वॉकर क्या बोले हैं? सरकार या विधि कानून को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे ही प्रशासन कहते हैं। आगे है
ई एन ग्रेडन प्रशासन एक लंबा सा शब्द है, किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना होता है। यह है ई एन ग्रेडन के द्वारा कहा गया था। फिर हर्बर्ट साइमन, ये अक्सर आएंगे, हर्बर्ट साइमन, सबसे अधिक व्यापक अर्थ में समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्गों के साथ मिलकर के किए जाने वाले क्रियाकलापों को प्रशासन कहा जाता है। यह हर्बर्ट साइमन का स्टेटमेंट है, इन्हीं का प्रशासन का परिभाषा है। इन सब परिभाषाओं को जरूर एक बार दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। लूथर गुलिक क्या बोले हैं वो ध्यान में रखिएगा। प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करने से है, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करने से है जिसके साथ निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। ये लूथर गुलिक बोले हैं। गुलिक को भी बार बार लाया जाएगा, बार बार ये आएंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर है लिंटन कोल्डवेल, जब कभी मनुष्य किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ कार्य करते हैं तब प्रशासन आवश्यक हो जाता है। ये किसका स्टेटमेंट है? लिंटन कोल्डवेल का। ठीक है। प्रोफेसर बी डोनहम किसके द्वारा क्या कहे हैं ये? तो यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रकाशन के पतन के कारण होगा। ठीक है। यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो क्यों होगी? क्योंकि प्रशासन के पतन के कारण होता है। आगे आइए, वुड्रो विल्सन, ये भी बहुत ही फेमस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बार बार ये आएंगे, है ना। ये लोग महान जो आत्मा लोग हैं ये आएंगे ही, और आपको हो सकता है कि परेशान करें, तो इनसे आपको बार बार थोड़ा सा मुलाकात करते रहना पड़ेगा। अगर आप इनसे मुलाकात करते रहेंगे तो आपको ये हमेशा याद बने रहेंगे। देखिए इनका क्या स्टेटमेंट था वुड्रो विल्सन का। प्रशासन राजनीति की परिधि के बाहर है, प्रशासकीय समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं। यद्यपि राजनीति प्रशासन के कार्य निर्धारित करती हैं, तथापि उसे प्रशासकीय पदों के साथ चापलूसी करने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? वुड्रो विल्सन के द्वारा। आगे आते हैं एडम ब्रुक्स का जो कुछ स्टेटमेंट है वो क्या है? प्रशासन एक प्रकार की क्षमता है जो समाज के संघर्षात्मक बहुतत्वों तथा शक्तियों को इस प्रकार समन्वित कर दे कि वह सब संगठित इकाई के रूप में कार्य करने लगे। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? एडम ब्रुक्स के द्वारा। एडम ब्रुक्स का जो स्टेटमेंट है वो मैं फिर से बता दे रहा हूं। प्रशासन एक प्रकार की क्षमता है जो समाज के संघर्षात्मक बहुतत्वों तथा शक्तियों को इस प्रकार समन्वित कर दे कि वह सब संगठित इकाइयों के रूप में कार्य करने लगे। ये स्टेटमेंट एडम ब्रुक्स का है। फिर है मार्शल डिमॉक, ये भी बार बार आएंगे। मार्शल डिमॉक, इनका स्टेटमेंट क्या था? प्रशासन का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र संगठन की समस्याओं और सत्ता के संबंध है जिसके द्वारा नीति और कार्यक्रमों को संपादित किया जाता है। यह मार्शल डिमॉक के द्वारा कहा गया था, स्टेटमेंट दिया गया था। जॉन वीगो जो है वो क्या बोले हैं प्रशासन के संबंध में? तो प्रशासन निश्चयात्मक कार्य है जिसका प्रयोग निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्या है जॉन वीगो का स्टेटमेंट? प्रशासन निश्चयात्मक कार्य है जिसका प्रयोग निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आगे पॉल एच एपलबी, ये भी आएंगे बार बार। पॉल एच एपलबी, हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो ना तो आपके लिए नाम जो है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे इन सब नामों से कंफर्टेबल हो जाएंगे। हमारा जब फर्स्ट टाइम इन सब चीज़ों से मुलाकात हुई थी या पहली बार मैं जब सुना था तो मुझे भी यही सिचुएशन खड़ा कर दिया था कि ऐसे ऐसे नाम कैसे याद रहेंगे, लेकिन याद रहे। ठीक है, तो आपको बार बार रिपीट करना होगा, रिवीजन करना होगा वीडियो को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार रिपीटेशन मारेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। पॉल एच एपलबी का जो स्टेटमेंट था वो क्या था प्रशासन से संबंधित? तो प्रशासन के अभाव में सरकार एक मनोरंजन का केंद्र बनकर रह जाएगी। यह यदि नहीं होगा तब सरकार के होने में पर्याप्त संदेह बना रहेगा। ये पॉल एच एपलबी का स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। लोक प्रशासन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लोक प्रशासन जो है वो अंग्रेजी का अनुवाद किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक है पब्लिक और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के संयोग से लोक प्रशासन शब्द जो है वो बना है। ठीक है, तो
पब्लिक का मतलब क्या हुआ? पब्लिक जो है वो लैटिन भाषा के शब्द पब्लिकस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पीपुल। पीपुल का मतलब क्या होता है? लोग। याद रखिएगा, हम लोग पीपल यूज करते हैं ना। और पब्लिक के अलावा एक और शब्द उसमें है, द्वितीय शब्द, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी दो लैटिन शब्द एड और मिनिस्ट्रेयर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेयर दो शब्द से मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन बना है। लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेयर के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, सेवा करना या देखभाल करना। ठीक है, यह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इस शब्द को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, या इसको मैं बार बार इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इवन कि आपको मेंस में पॉलिटी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखना पड़ेगा, और वहां पर लोक प्रशासन जैसा टर्म को डिफाइन करने की भी बारी आएगी, तो आप इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से बना हुआ है। पब्लिक का लैटिन भाषा का शब्द पब्लिकस से आया है, जिसका अर्थ होता है पीपल या लोग। पब्लिकस का जो अर्थ होता है वो होता है लोग। और द्वितीय जो शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्द से मिलकर के बना है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द से बना है। एड और मिनिस्ट्रेयर, एडमिनिस्ट्रेयर ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? प्रबंधन करना या देखभाल करना, यानी कि लोगों का सेवा करना, लोगों का प्रबंध करना या लोगों की देखभाल करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ये बात कान खोल करके सुन लीजिए कि ये टर्म्स आपको डिफाइन करने के लिए मेंस में भी आएगा, और मेंस में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपको टैकल करने होंगे। इसके अलावा लोक प्रशासन शब्द जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका में 19वीं शताब्दी में प्रकाशित विश्वकोश, ये है फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट में अमेरिका के तत्कालीन वित्त मंत्री हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा लोक प्रशासन विषय पर जो पहली पुस्तक थी वो लोक प्रशासन के सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रांसीसी लेखक थे, इनका नाम था चार्ल्स जीन बेनिन। चार्ल्स जीन बेनिन के द्वारा 1812 ईस्वी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पहला बुक, जिसका नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत, लिखा गया था। तो याद रखिएगा, चार्ल्स, ये नाम याद रखिएगा। लोक प्रशासन के सिद्धांत बुक जो है वो लिखी गई थी किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी लेखक चार्ल्स बेनिन के द्वारा। चार्ल्स जीन बेनिन के द्वारा ये बुक लिखा गया था, लोक प्रशासन के सिद्धांत। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सीधा बुक का नाम दे देगा और सीधे नीचे उसके राइटर का नाम पूछ देगा। लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव जो था ना 1887 में वुड्रो विल्सन के लेख, इनका एक लेख है, नाम याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लेख है वो किसके द्वारा रिटेन है? तो वुड्रो विल्सन के द्वारा। कब लिखा गया था? 1887 ईस्वी में, है ना। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। वुड्रो विल्सन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनके द्वारा प्रशासन एवं राजनीति को पृथक किया गया था या विभाजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, लोक प्रशासन जो है वो राजनीतिक विज्ञान से पृथक एक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय एल.डी. व्हाइट, ये भी बार बार आएंगे, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया था। लेकिन लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान से अलग है या पृथक करने की जो विषय है उसको बताने का काम एल.डी. व्हाइट के द्वारा किया गया था, और इनका एक बुक का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बुक सीधा आ जा रहा है और अक्सर आता है, पीटी में भी आएगा और मेंस में भी आएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है आपको इरिटेशन होगा, लेकिन आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि लोक प्रशासन का जो किताब है उसका नाम और उसके राइटर का नाम जरूर रखिएगा याद। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वो एल.डी. व्हाइट के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने क्या बताया था कि लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान से पृथक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं, लूथर गुलिक भी आएंगे। लूथर गुलिक जो है वो पोस्ट कॉप सिद्धांत लेकर के आते हैं। पोस्ट कॉप सिद्धांत भी सीधा सवाल बनता है मेंस में। पोस्ट कॉप सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो लूथर गुलिक। इन्होंने प्रशासनिक क्रियाओं के संचालन के लिए पोस्ट कॉप सिद्धांत को लेकर के आए थे। यह सिद्धांत जो थे मुख्य रूप से लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। और ये जो लूथर गुलिक का जो बुक था ना, वो बुक का नाम था पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही पोस्ट कॉप सिद्धांत को बताए हैं। अब पोस्ट कॉप क्या सिद्धांत है क्या, इसको मैं एक बार बढ़िया से बता देता हूँ, एक बार रिपीट मारता हूँ। लूथर गुलिक के द्वारा एक बुक लिखा गया था
क्या नाम था, पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये जो पोस्टकॉप सिद्धांत है वो इसी बुक में मेंशन किया गया था, पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और पोस्टकॉप का जो सिद्धांत है अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ को डिनोट करता है। तो अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले P फॉर प्लानिंग, जिसको कहते हैं योजना बनाना या नियोजित करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ संगठित करना। तीसरा है स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। चौथा है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन, डी से डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन निर्देशन करना। CO से होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय करना। फिर है रिपोर्टिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, इसका मतलब होता है रिपोर्ट देना या प्रतिवेदन देना। और लास्ट है B फॉर बजटिंग, मतलब बजट बनाना। तो पोस्टकॉप का सिद्धांत जो था वो पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक में 1937 में जो प्रकाशित हुई थी लूथर गुलिक के द्वारा, इन्हीं के द्वारा पोस्टकॉप सिद्धांत दिया गया था, जिसमें P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग से बना हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का विज्ञान, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना है। लोक प्रशासन को क्या माना है, तो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन, वुड्रो विल्सन, ध्यान रखिएगा। लोक प्रशासन में प्रारंभिक विद्वानों में लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन का मानना है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है। ध्यान रखिएगा, जो प्रारंभिक विद्वान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका नाम है लूथर गुलिक और हर्बर्ट ए साइमन, प्रारंभिक विद्वान है ना। इन्होंने क्या बताया कि जो लोक प्रशासन है ना वो उसका संबंध किससे, तो कार्यपालिका से है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से है। विद्वान एल डी वाइट और बिलोबी और FM मार्क्स, इनका मानना है कि लोक प्रशासन का संबंध शासन के तीनों अंगों से है। तो देखिए यहाँ पर संकुचित अर्थ में और एक विस्तृत अर्थ में, ठीक है, या व्यापक अर्थ में अलग अलग विद्वानों का मत है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग अलग तत्व में बांटा गया है। तो जो LD वाइट बताए थे ना, LD वाइट, बिलोबी और FM मार्क्स, इन्होंने बोला था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है वो शासन के तीनों अंगों, शासन के 3 अंग कौन कौन है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्बर्ट ए साइमन और लैडल उर्विक और फ्रेडरिक टेलर, रॉबर्ट डहल, FW रिक्स, ये जो ऐसे जो विद्वान थे, इन्होंने लोक प्रशासन के व्यापक स्वरूप को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साइमन, उर्विक, टेलर और डहल, ठीक है, डहल और रिक्स, ये क्या बोले थे कि लोक प्रशासन का व्यापक स्वरूप विज्ञान नहीं है। वहीं एपलबी, पॉल एच एपलबी, हर्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक निग्रो और जोन्सिया स्टाम्प लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में व्यापक अंतर मानते हैं, जबकि हेनरी फोयल और उर्विक जैसे विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर ये भी लोग मानते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा ये लोग कौन कौन मानता है और कौन कौन नहीं मानता है। आगे देखते हैं। तो लोक प्रशासन के विद्वान ने सुविधा के अनुसार लोक प्रशासन के विकास काल के 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीधा सवाल बनता है। 5 चरण में बांटा गया है। पहला चरण 1887 से लेकर के 1926 ईस्वी तक है और इसमें टोटल 39 वर्ष का टाइम पीरियड रहता है और इसको कहा जाता है राजनीतिक प्रशासन विभाजन। राजनीति प्रशासन विभाजन जो प्रथम चरण है लोक प्रशासन के विकास का, उसमें 1887 से लेकर 1926 ईस्वी तक का टाइम पीरियड रहता है, टोटल 39 वर्ष इसमें राजनीतिक प्रशासन का विभाजन से संबंधित है। दूसरा जो चरण है वो किस चीज़ से कब से कब तक है, 1927 से लेकर के 1937 ईस्वी तक। इसमें क्या बता, ये टोटल 10 वर्ष तक रहा था। इसमें क्या कहा जाता है, तो प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर इसमें जोर दिया गया है। तो लोक प्रशासन का विकास काल का जो दूसरा चरण है 1927 से 1937, ये है प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर जोर देने की बात। 10 वर्ष टोटल लगा था इसमें समय, है ना। तीसरा जो है
तीसरा ध्यान में रखिएगा, तृतीय चरण जो है वो है 9 वर्ष तक के लिए, और 9 वर्ष में प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन किया गया है तृतीय चरण में, ठीक है। चतुर्थ चरण जो है वो 1948 से लेकर के 1970 के टाइम पीरियड तक रहता है, जो टोटल 22 साल तक है, और इसमें पहचान की संकट की बात कही गई है। पंचम चरण, पांचवा जो चरण है वो 1971 से लेकर के वर्तमान तक है, अंतर्विषयक उपागम पर बल दिया गया है, ठीक है। इसके अलावे जो लोक प्रशासन का द्वितीय विभाजन है या द्वितीय चरण जो है 1927 से लेकर के 1937 के टाइम पीरियड को कहा जाता है, और इसमें कहा जाता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल है। द्वितीय चरण जो है 1927 से 1937 लोक प्रशासन का द्वितीय चरण, उसको लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल का, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे स्कॉलर का सिद्धांत इस टाइम पीरियड में आता है 1927 से 1937 के बीच में। इसी समय बिलोबी की एक पुस्तक होती है 1927 में आता है, जिसका नाम क्या रहता है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रकाशित किया जाता है। तो ये जब बुक प्रकाशित हो जा रहा है तो इसमें अलग अलग जो क्या है सिद्धांत है उसको मेंशन किया जाता है, और वो मेंशन सबसे ज़्यादा उसी टाइम पीरियड में बुक आता है और सिद्धांत भी आते हैं। आगे देखते हैं, पोस्ट कॉप का शब्द जो है वो लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण का ही देन है। आप पोस्ट कॉप सिद्धांत जो है उससे कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए, उसके जो पोस्ट कॉप सिद्धांत देने वाले हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है वो देखिए, और द्वितीय जो चरण है विकास का, लोक प्रशासन के विकास का 1927 से 1937 तक के जो टाइम पीरियड है उसमें ही आते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, लोक प्रशासन के विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का सर्वाधिक योगदान है ना, क्योंकि सबसे पहला वहीं पे जन्म हुआ था लोक प्रशासन का। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म कहाँ हुआ है, अमेरिका में, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। लोक प्रशासन, ठीक है, जन्म स्थान इसका कहाँ है, अमेरिका, यूएसए में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, लोक प्रशासन के विकास के चौथे चरण का इतिहास जो है वो संकट का काल कहलाता है, ठीक है। तो चौथे चरण का जो टाइम पीरियड है वो है 1948 से 1970, और किससे संबंधित है, पहचान का संकट। और द्वितीय चरण जो है 1927 से 1937, ये 10 साल का रहता है, सिद्धांतों पे जोर दिया है तो सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तुलनात्मक रूप लोक प्रशासन समूह, जिसको CAG कहते हैं, है ना, की स्थापना अमेरिकी लोक प्रशासन संस्थान की एक समिति के रूप में 1960 में की गई थी। फ्रेडरिक्स प्रारंभ से लेकर के 1970 तक के इस ग्रुप के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, CAG के। आप कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल मत समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह कहते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लोक प्रशासन करें जिसे ग्रुप है ना, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप CAG, और इसके मुखिया जो थे वो लंबे समय तक कौन रहे थे अध्यक्ष के रूप में, तो फ्रेडरिक्स है ना। 1960 में ये इसका स्थापना किया गया था, और 1970 तक ये अध्यक्ष बने रहते हैं, फ्रेडरिक्स। आगे आते हैं, सन 1969 में तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह, जिसको कहते हैं CAG, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, ने एक त्रैमासिक शोध पत्रिका जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इसका प्रकाशन किया था, और प्रथम जो संपादक थे वो कौन थे, पीटर सेवेज रहे, और 1974 में यह जो जर्नल था वो प्रकाशित होना बंद हो गया था। तो ये याद रखिएगा, CAG का एक त्रैमासिक शोध पत्रिका आता था जिसका नाम था जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन लाता था, त्रैमासिक मतलब 3 महीना पर, तो कैग मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स, यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह, जो 1969 में शुरू किया था, ठीक है। आगे आते हैं, और उसका बंद कब हुआ, 1974 में। तुलनात्मक लोक प्रशासन जो समूह है, ठीक है, विकासशील देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण के व्यवस्थित संदर्भ में प्रशासनिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सका है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं 1970 में जो लोक प्रशासन का जो पतन है वो पतन का काल जाना जाता है, क्योंकि संकट काल आ गया है। तो इस टाइम पीरियड में 1971 में फोर्ड फाउंडेशन ने कैग को अपनी वित्तीय सहायता देना बंद कर दी, और 1975 तक यह कैग जो था वो क्या हो गया, विघटित हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सिद्धांत एक दृष्टि में, ठीक है। तो
जो सिद्धांत या दृष्टिकोण या उपागम जो है एक तरफ है और दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक हैं कि कौन इसका प्रतिपादन किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्लासिकल अप्रोच या शास्त्रीय उपागम या संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत कौन दिए थे? तो हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, लिंडल, उर्विक और मैरी पाकेर, ये प्रतिपादक हैं इस मॉडल का या इस अप्रोच का। कौन सा मॉडल? तो क्लासिकल अप्रोच या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जिसको कहते हैं शास्त्रीय उपागम या संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और लिंडल, और इसके अलावा पाकेर, मैरी पाकेर। आगे देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, तो इसके जो प्रतिपादक हैं, समर्थक हैं, वो है फ्रेडरिक टेलर। इसके अलावा मानवीय संबंधात्मक उपागम या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके कौन है मुखिया या कौन देने वाले हैं प्रतिपादक? एल्टन मेयो। ह्यूमन रिलेशन साइकोलॉजिकल अप्रोच के जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे वो हैं एल्टन मेयो। नौकरशाही उपागम जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी अप्रोच, इसके कौन है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी अप्रोच के मुखिया हैं या देने वाले हैं। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकीय उपागम जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के द्वारा ये दिया गया था। व्यवहारवादी उपागम, तो बिहेवियरल अप्रोच जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है व्यवस्थावादी उपागम जिसको कहते हैं सिस्टम्स अप्रोच, ये किसके द्वारा दिया गया था? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा व्यवस्थावादी उपागम दिया गया था। आगे लास्ट जो है वो है सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच जिसको कहते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम या अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? मैकग्रेगर और अब्राहम मेयो के द्वारा। क्लियर है? तो इस प्रकार से सारे के सारे अप्रोच और उसके देने वाले या अप्रोच के फाउंडर का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब आगे आते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है वो जो सेगमेंट बताए। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर जिसको कहते हैं शॉर्ट में, फुल फॉर्म होता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। मतलब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जब भी पूछे ना तो टेलर नाम याद रख लेना। टेलर जो है वो क्या है? फादर है किसका? वैज्ञानिक मैनेजमेंट का या वैज्ञानिक प्रबंध का, जिसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रबंधकीय क्रांति के माध्यम से प्रबंध को पेशे के रूप में क्या कर दिया? इसको विकसित कर दिया। आगे देखते हैं, FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो 20वीं शताब्दी में के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालिक संगठनात्मक समस्याओं में सुधार लाने के लिए किया था। FW टेलर अमेरिका के थे और वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत उस समय वो दिए थे। और क्यों दिए थे? क्योंकि USA में बहुत सारा संगठनात्मक समस्या उत्पन्न हो गई थी, उसी को ठीक करने के लिए ये दिया गया था। आगे आते हैं, हर्बर्ट ए साइमन जो है वो कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को शरीर क्रिया से विज्ञान संगठन के रूप में इसको बताया है। ठीक है, और टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को आलोचकों ने प्रबंध के शीत दर्शन की संज्ञा दे दी है। ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना FW टेलर का, तो उसको आलोचक लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले थे ना, वो क्या बोले कि प्रबंध के शीत दर्शन, है ना। आगे आते हैं, मानव संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? एल्टन मेयो। और इसकी रचना क्या नाम था? औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है, एल्टन मेयो मानव संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे और एल्टन मेयो का रचना का नाम क्या है? औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है, इस सिद्धांत को सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांत या फिर सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच वाज क्वाइंड बाय या प्रतिपादित किया गया था एल्टन मेयो के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं, मानव संबंध आंदोलन। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन की शुरुआत जो था हॉथॉर्न प्रयोग, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा 1927 और 1932 से माना जाता है। ठीक है, मानव संबंध विचारधारा को हॉथॉर्न प्रयोग ने सबसे अधिक प्रभावित एवं व्यवस्थित किया है। हॉथॉर्न प्रयोग का संबंध किससे है? तो ह्यूमन रिलेशन से। और ये कब से कब? तो 1927 और 1932 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हॉथॉर्न प्रयोग का सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो इसी में किया गया था। ठीक है, किसमें?
तो मानव संबंध आंदोलन में, ह्यूमन रिलेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। मानव संबंध आंदोलन से संबंधित हथर्न प्रयोग शिकागो स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में संपन्न किया गया था। ये वाला चीज याद रख लीजिएगा। हथर्न प्रयोग कहाँ किया गया था? सबसे पहला हथर्न प्रयोग का संबंध किससे है? दूसरा सवाल कहाँ हुआ था? ठीक है, ये सवाल बनेगा। तो हथर्न प्रयोग जो था वो मानव संबंध आंदोलन से संबंधित प्रयोग है। कहाँ हुआ था? शिकागो में स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल का भी नाम बार बार आएगा। हेनरी फेयोल जो हैं वो अपनी पुस्तक, इनका किताब का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में संगठन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया इसमें, ठीक है। संगठन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे देखते हैं हर्बर्ट ए साइमन। हर्बर्ट ए साइमन को निर्णय निर्माण सिद्धांत के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसके द्वारा कॉइन्ड किया गया था, प्रतिपादित किया गया था? हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा, यानी निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट ए साइमन है। आगे आते हैं हर्बर्ट ए साइमन जो के अनुसार के निर्णय को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है निर्णय निर्माण हेतु अवसर की तलाश, दूसरा है कार्य निष्पादन हेतु संभावित विकल्पों की पहचान, और तीसरा है संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने मोटिवेशन संबंधित एक्स और वाई नामक 2 सिद्धांतों को अपनी पुस्तक ह्यूमन साइंस ऑफ द स्पीसीज से लिया है। तो एक बुक का नाम याद रखिएगा ह्यूमन साइंस ऑफ द स्पीसीज। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैकग्रेगर के द्वारा। और ये मैकग्रेगर का जो अभिप्रेरण सिद्धांत या अभिप्रेरण संबंधी एक एक्स वाई जो सिद्धांत है वो कहाँ पर लिखा गया है? तो ह्यूमन साइंस ऑफ द स्पीसीज बुक में लिखे हैं मैकग्रेगर, ठीक है। आगे देखते हैं आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, ये याद रखिएगा। बॉस लोग कमांड करता है ना, उसी के विषय में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। तो यूनिटी ऑफ कमांड से अभिप्राय संगठन के प्रत्येक सदस्य का केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करना व उसके प्रति जवाबदेह होना है। कहने का मतलब कि 4 गो आदमी बॉस नहीं बन के रहेगा कोई कंपनी में कि 4 बार आए तो 4-4 गो 4-4 बार सुना के चला जाए, नहीं। कोई एक आदमी ही एगो को क्या करेगा? डांटेगा, और कोई नहीं उसको डांट सकता है। यही है यूनिटी ऑफ कमांड। यह सिद्धांत जो है वो सैनिक प्रशासन की देन है। और इस सिद्धांत का जो टेलर महोदय ने क्या बोला था? सैनिक तानाशाही बोला था। यूनिटी ऑफ कमांड जो सिद्धांत है वो टेलर के द्वारा, FW टेलर के द्वारा क्या कहा गया था? सैनिक तानाशाही कहा गया था। गैंग प्लैंक, ये याद रखिएगा, ये भी आएगा बार बार, ऑब्जेक्टिव में भी ये धराएगा, ठीक है। गैंग प्लैंक क्या है वो समझिए। पद सोपान व्यवस्था में निहित दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल के द्वारा एक निर्मित एक पुल व्यवस्था है जिसे सोपानीय कूद या लेवल जंपिंग भी कहा जाता है। तो गैंग प्लैंक क्या है? तो ये एक लेवल जंपिंग कंसेप्ट है या पुल व्यवस्था है जो हेनरी फेयोल के द्वारा एक निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? जिससे कि पद सोपान व्यवस्था में जो निहित दोष थे ना उसको दूर किया जाए। पद सोपान का मतलब होता है ये करना, प्रमोट करना, ठीक है। ये जैसे हायरार्की कैसे होता है? पहले होगा डीसी जो सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, फिर सचिव होते हैं, फिर उसी तरह जो पूरा सीक्वेंस चलता है ना, इसी को कहा जाता है पद सोपान। तो पद सोपान व्यवस्था में निहित दोष को दूर करने के लिए गैंग प्लैंक लाया गया था हेनरी फेयोल के द्वारा। इसे ही पुल व्यवस्था भी कहते हैं और इसे ही लेवल जंपिंग भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में सोपानीय कूद भी कहते हैं। आगे देखते हैं लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के 4 आधार बताए। कौन कौन? एक है पर्पस, एक को कहते हैं प्रोसेस, एक को कहते हैं पर्सन और एक को कहते हैं प्लेस। और इसी 4 आधार को मिला देंगे तो हो जाएगा आपका 4 P's।
4 P's का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ये कौन किसके द्वारा दिया गया था? तो लूथर गुलिक के द्वारा। ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट है। 4 P's आर क्वाइंड बाय, या कंसेप्ट जो था 4 P's का वो कौन दिए थे? तो लूथर गुलिक दिए थे। आगे आते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टि या जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अपनाने वाले प्रथम विद्वान कौन था? तो वो था वाल्डो। उसके अलावा देखा जाए महान विद्वान, ठीक है, उर्विक, इन्होंने 8 नियमों का, संगठन के 8 नियमों का एक्सप्लेनेशन किए हैं। ये सबसे पहला जो नियम था प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है समन्वय का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तीसरा है पद सोपान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। और चौथा है अनुरूपता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। टोटल यहाँ पे 4 आ गया। जो 5वां है वो है व्याख्या का सिद्धांत, कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, कहने का मतलब विस्तार नियंत्रण का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया, उर्विक के द्वारा। और उद्देश्य का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, और विशिष्टीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा कि उर्विक के द्वारा टोटल जो सिद्धांत दिए गए थे, प्रिंसिपल्स दिए गए थे, वो टोटल कितने थे? 8 थे, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, जो नेक्स्ट विद्वान हुए वो हुए मुने और रेले। इनका जरूर याद रखिएगा नाम। इन्होंने 4 सिद्धांत दिया था। विद्वान मुने और रेले के द्वारा टोटल 4 सिद्धांत दिया गया था। यह सिद्धांत का क्या है? तो पहला स्टाफ एवं सूत्र का सिद्धांत, कहने का मतलब स्टाफ एंड लाइन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है पद सोपान का सिद्धांत, स्केलर प्रिंसिपल्स, ठीक है। और उसके बाद कार्यात्मक सिद्धांत मतलब फंक्शनल प्रिंसिपल्स। और चौथा है समन्वयात्मक सिद्धांत मतलब कोऑर्डिनेटिव प्रिंसिपल्स। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो मुने और रेले के द्वारा एक आदर्श संगठन के टोटल 4 सिद्धांत दिए गए थे। आदर्श संगठन का 4 सिद्धांत मुने और रेले के द्वारा, और उर्विक के द्वारा 8 सिद्धांत दिया गया था, जो मैं 8 ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे आते हैं, 1968 में लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन, जिसको कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाने लगा। कहने का मतलब हुआ ना कि लोक प्रशासन का जो नया जो वर्जन था या न्यू फॉर्म था वो 1968 में आया था, और उसका नाम क्या रखा गया था? नवीन लोक प्रशासन, जिसको कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। आगे आते हैं, नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कौन घटना हुआ था? तो अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतम शिक्षा पर हेनरी रिपोर्ट कब आई थी? 1967 में। याद रखिएगा ये घटना जो है वो किससे संबंधित है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उद्भव का, है ना। इसके अलावा दूसरी घटना क्या हुई थी? तो अमेरिका में ही लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत को या लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था? तो 1967 में। ये जरूर याद रखिएगा। हेनरी रिपोर्ट कब आया था? उच्चतम शिक्षा पर अमेरिका लोक सेवा के लिए उच्चतम शिक्षा पर हेनरी रिपोर्ट 1967 में, ये भी अमेरिका में। मिन्नो ब्रुक, ये सीधे सीधे सवाल बनते हैं, सीधे सीधे सवाल बनते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पीटी में भी बनेगा, मेंस में भी बनेगा कि मिन्नो ब्रुक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1968 में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था? 1967 में। एडवर्ड वाल्डो का जो एक ग्रंथ था, इनका बुक का नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये 1971 में आया था। यानी कि ये जो बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो एडवर्ड वाल्डो के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। आगे आते हैं, एक और स्कॉलर का नाम याद रखिएगा, फ्रैंक मेरिनी। फ्रैंक मेरिनी का नाम है इनका एक पुस्तक टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 1971 में आया था। देखिए पहला जो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन था वो 1968 में आया था, दूसरा जो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन था वो 1988 में आया है। ये जरूर याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिलाडेल्फिया, मिन्नो ब्रुक, है ना, ये सब जितने भी हैं सम्मेलन, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा और ये आते ही हैं, एकदम श्योर शॉट रहिए। आगे आते हैं, 1968 में आया था पहला मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। इसमें जो मुख्य विचारणीय विषय था वो क्या था? तो परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। जो पहला मिन्नो ब्रुक सम्मेलन आया था 1968 में, इसका जो विषय था वो क्या था? परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी से संबंधित है पहला जो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन आया था, अमेरिका में ये आयोजित हुआ था, और दूसरा 20 साल के बाद आया था। पहला वाला जो था वो 1968 में अमेरिका में, और दूसरा 20 साल के बाद 1988 में, ये भी अमेरिका में ही हुआ था। दूसरा जो है
वो और पहला जो है वो पहला और दूसरा के बीच का जो गैप है टोटल 20 साल का है। पहला 1968 में, दूसरा 1988 में, ठीक है, अमेरिका में आयोजन हुआ था। नवीन लोक प्रशासन का विचारधारा है ना, वो उसका शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ड्वाइट वाल्डो का, ठीक है। नवीन लोक प्रशासन का जो कंसेप्ट है वो ड्वाइट वाल्डो के द्वारा शुरू किया गया था। नवीन लोक प्रशासन की जो दिशाएं थी मिनो ब्रुक्स सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में 1971 में पुस्तक इकाई गई थी, फ्रैंक मैरिनी के द्वारा लिखी गई थी। ये भी याद रख लीजिएगा, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, ये मिनो ब्रुक्स सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था ये? वो फ्रैंक मैरिनी के द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं, एक और टर्म याद रखिएगा, मार्केट ओरिएंटल एडमिनिस्ट्रेशन। मार्केट ओरिएंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बाजार उन्मुखी शासन। ये नवीन लोक प्रबंध का परिप्रेक्ष्य में या उसी से संबंधित है। तो मार्केट ओरिएंटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी बाजार उन्मुख शासन जो है वो नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। आगे आते हैं, अब है नया लोक प्रबंधनमुखी लोक प्रशासन का संकेत जो है वो कहां से आया है? तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट से मिलता है नया लोक प्रबंधनमुखी लोक प्रशासन का संकेत, ठीक है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट इसी की कृति है डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर। याद रखिएगा, एक बुक का नाम री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर के द्वारा। ये बुक याद रखिएगा, आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं बुक्स का, क्योंकि सवाल डायरेक्ट बुक से भी आ जाते हैं, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं नवीन लोक प्रशासन संगठन, है ना, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर को स्वीकार नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि नवीन लोक प्रशासन संगठन जो है वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को के मध्य जो अंतर है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी डिफरेंशिएट ये दोनों के बीच में नहीं मानता है। आगे आते हैं, 1990 के टाइम पीरियड में लोक प्रशासन का एक नया मॉडल का उदय हुआ, जिसमें प्रबंधीकरण, नवीन लोक प्रशासन, बाजार आधारित लोक प्रशासन, उद्यमकर्ता शासन आदि के नाम से जाना जाता है। इसी को प्रथम 3 ई से के आधार पर इसको क्या किया गया है? 3 ईज के नाम से जाना गया है, यानी इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। 3 ई का फुल फॉर्म इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। ये भी सवाल यहां से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। 3 ई का फुल फॉर्म कौन कौन सा होगा? दक्षता इफिशियंसी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और प्रभाविकता इफेक्टिवनेस, ठीक है। आगे आते हैं, नवीन लोक प्रशासन जो है इसका विकास जो है विकास प्रशासन का मतलब होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसके निकटतम माना जाता है। जो न्यू लोक प्रशासन है ना या नवीन लोक प्रशासन है ना, इसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के निकटतम माना जाता है। और जो विकास प्रशासन है एक अमेरिकी का उपज है, यानी कि अमेरिका में ही सबसे पहले विकास प्रशासन का कंसेप्ट को लाया गया था। आगे आते हैं, नवीन लोक प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख विशेषताएं। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए यहाँ पे 2 बातें याद रखिएगा, यहाँ पीटी के लिए भी ये वाला काम करेगा और मेंस के लिए भी काम करेगा। न्यू लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं को वर्णन करें तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपको सवाल पीटी में जब पूछेगा या मेंस में ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो नवीन लोक प्रशासन से संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन है, उसमें से 3 दे देगा, ये 3 अलग देगा और 1 नहीं देगा, तो उससे यहाँ पे आप कर सकते हैं, एलिमिनेट करके और आंसर कर सकते हैं। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है एक दृष्टि में आप देख सकते हैं। तो पहला है मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन पर बल दिए जाने की बात करता है। दूसरा है मूल्यों और तथ्यों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश करेगा। ग्राहक केंद्रित प्रशासन को कायम करने का लक्ष्य रहता है। सामाजिक परिवर्तन एवं कुशलता पर बल देता है। राजनीतिक एवं प्रशासन के मध्य द्विविभाजन को यह स्वीकार नहीं करता, मतलब राजनीतिक और प्रशासन के बीच जो द्विविभाजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है। प्रासंगिकता एवं नैतिक मूल्यों की खोज करता है। विकेंद्रीकरण पर बल देता है। याद रख लीजिएगा ये 8 के 8 जो हैं वो क्या है? नवीन लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये दोनों में काम करेगा, पीटी में भी और मेंस में भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में। आगे आते हैं, 3 मिनो ब्रुक्स सम्मेलन कब हुआ था? 3 से 5 सितंबर 2008 को। कहाँ हुआ था? ब्लू माउंटेन लेक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
ये बात याद रखिएगा। 2 हो चुका था मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968, 1988, पहला 1968 में, दूसरा 1988 में, और तीसरा मिन्नोब्रुक कब आया था? 3 से 5 सितंबर 2008 को। कहाँ हुआ था? ब्लू माउंटेन लेक है अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर में, यूएसए में आयोजन किया गया था। वहां पर लोक प्रशासन को नवीन ढंग से सामूहिक संबंध और मानवीय हित के संदर्भ में परिभाषित कर दिया गया था। ठीक है, तो तृतीय जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन था यह 2008 में हुआ था। इसका चर्चा का मुख्य विषय क्या था? तो यह भी बात ध्यान में रखिएगा, लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन तथा लोक सेवा का समकालीन विषय में भविष्य। यही था तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का प्रमुख चर्चा का प्रमुख विषय। ठीक है, इस सम्मेलन में 13 देशों के 220 विद्वानों ने भाग लिया गया था। वर्तमान में लोक प्रशासन का उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण करना।